रुख कर लेते हैं दंगल में आज के बड़े मुद्दे का। आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का वक्त हो चला है और आज का दंगल अदानी मुद्दे पर मचे सियासी महाभारत को लेकर है। और ये ताजा दंगल तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के 5 पुराने नेताओं का नाम अदानी के साथ जोड़ दिया और सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने हेमंता विश्व शर्मा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रेड्डी से लेकर अनिल एंटनी तक का नाम लिख दिया। हेमंता विश्व शर्मा ने तो मानहानि का केस करने की धमकी दी, लेकिन 50 साल तक कांग्रेस में गुजार चुके गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार के लोगों के कई कारोबारियों से रिश्ते रहे हैं। गुलाम नबी ने विदेशों में कारोबारियों से गांधी परिवार और राहुल की मुलाकातों के दसियों उदाहरण पेश करने का भी दावा कर दिया। इसके बाद बीजेपी सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी उन 10 कारोबारियों का नाम बताएं जिनके बारे में गुलाम नबी ने दावा किया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल गांधी भारत और नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। इसी बीच अदानी ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए अपारदर्शी निवेश के आरोपों को खारिज करते हुए आज फिर बयान जारी करके कहा है कि ग्रुप की कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर $2 अरब का फंड जमा किया गया था और उसी के सेकेंडरी सेल के जरिए AGEL में भी निवेश किए गए हैं। इन सारे दावों और आरोपों को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या विपक्ष के कुछ दल अदानी मुद्दे से बड़ा महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे मुद्दों को मानते हैं? क्या आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी अदानी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना पाएगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? सत्ता और विपक्ष के बीच सियासत के संघर्ष में मुद्दों पर ही महाभारत मचा है। सरकार का मुद्दा राष्ट्रहित है, विपक्ष के मुद्दे तय नहीं हो पाते। किसी के लिए अदानी मुद्दा है, किसी के लिए किसान मुद्दा है, किसी के लिए महंगाई मुद्दा है, किसी के लिए बेरोजगारी, तो किसी के लिए ईडी सीबीआई का कहर। लेकिन मुद्दों पर मचे इस महाभारत में नया सियासी कांड शुरू हो गया जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अदानी के साथ जोड़ते हुए अपने ही दल के गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हेमंता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी जैसे पुराने साथियों का नाम लेकर पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं। राहुल के अपने ही पुराने साथियों पर वार का पलटवार भी शुरू हो गया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोफोर से लेकर क्वात्रोची और नेशनल हेराल्ड तक की फहरिस्त गिना दी। राहुल गांधी को फिर कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे दी। Whatever Rahul Gandhi has tweeted, it is a defamatory tweet. So once Prime Minister goes back from Assam, we'll respond that tweet, and definitely there will be a defamation case in Guwahati. ज्योतिरादित्य सिंधिया और किरण रेड्डी ने राहुल पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने जरूर राहुल गांधी के ट्वीट को एक ट्रोल लेवल का बयान करार दिया और राहुल को राष्ट्रीय कद का नेता होने पर शक जता दिया। कांग्रेस के इन सभी पुराने साथियों में से सबसे करारा पलटवार गुलाम नबी आजाद ने किया। राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर ट्वीट में सबसे पहला नाम गुलाम नबी आजाद का लिखा था। उसी लिहाज से पलटवार में 50 साल के राजदार गुलाम ने सबसे बड़ा विस्फोट कर दिया। गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मेरा कभी किसी कारोबारी से रिश्ता नहीं रहा है। राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार के कारोबारियों से रिश्ते रहे। 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जब राहुल विदेशों में अवांछनीय कारोबारियों से मिलते थे। ये अजीब सी बचकानी बातें कर रहे हैं। ये राग दरबारी सुनाने का अब इनको क्या शौक आ गया इस उम्र में? भाई एक बंगला आपको मिल गया, एंजॉय करिए, रहिए उसमें। वैसे राहुल गांधी अदानी मुद्दे पर इतने कन्विंस हैं कि विदेशों तक में जाकर उनका जिक्र कराते हैं। कहां तो राहुल गांधी और कांग्रेस अदानी मुद्दे को आने वाले चुनावों में ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, कहां तो अब कांग्रेस के नेता भी नहीं मानते कि अदानी कोई मुद्दा है। Karnataka election goes on local development. This is an election purely on Karnataka and Kannadiga pride. गुलाम नबी आजाद के खुलासे से पहले ही बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। आरोप लगाती है कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राहुल
विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। गुलाम नबी के खुलासे के बाद बीजेपी और आक्रामक हो गई कि श्री गुलाम नबी आजाद ने जो 10 कम से कम अनडिजायरेबल बिजनेसमैन की बात कही है, जिससे राहुल गांधी बाहर मिलते हैं। राहुल गांधी बताएं ये बिजनेसमैन कौन है, ये देश के सामने आना चाहिए। अनडिजायरेबल बिजनेसमैन विदेश में कौन है? और जब भी राहुल गांधी उनसे मिलकर आते हैं तो भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, भारत की विकास यात्रा के खिलाफ उनकी जबान और तल्ख हो जाती है। विदेशों में जाकर राहुल गांधी की भारत के खिलाफ बयानबाजी के सियासी मायने, मकसद और भी गंभीर हो जाते हैं जब संघ कहता है कि भारत को विश्वगुरु बनने से रोकने के लिए ही भारत को विदेशों में बदनाम किया जा रहा है। 20-30 साल के बाद भारत को विश्वगुरु हम देखेंगे, ऐसा मैं बड़ा आत्मविश्वास से बताता हूं। दुनिया में हमारी अच्छी बातों को भी विकृत कर वो डाल देंगे। हो रहा है ये सब, उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं। क्या राहुल गांधी एंटी इंडिया बिजनेसमैन के इशारे पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं? मोदी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पटखनी देने की कोशिश में राहुल गांधी ने अदानी का मुद्दा तो उठाया, लेकिन अब देश से लेकर विदेश तक और पार्टी के अंदर से लेकर बाहर तक अदानी का मुद्दा राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ाता ही दिखता है। पटना से शशि भूषण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पहले की कांग्रेस आजाद रहती थी, गुलाम नबी आजाद की ओर से यह भी आरोप लगाए गए और इस वक्त गुलामों की संख्या काफी ज्यादा कांग्रेस में बढ़ गई है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पूर्व कांग्रेसियों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अदानी का मुद्दा सबसे बड़ा है। राहुल गांधी जोर शोर से उठा रहे हैं, जबकि पूर्व कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये तो कोई मुद्दा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के भी कई व्यापारियों से संबंध है, कई अवांछनीय है। इस तरह के आरोप गुलाम नबी आजाद की ओर से लगाए गए हैं। ढेरों सवाल है जिसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान निजामी साहब, आप चीफ स्पोक्स पर्सन है डीएपीए के, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष वर्मा जी, स्पोक्स पर्सन, समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। लेकिन आज अभय दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि एक पूर्व कांग्रेसी जिन्होंने 50 साल कांग्रेस के साथ गुजारे हैं, गुलाम नबी आजाद ने ताबड़तोड़ जो वार किए हैं कांग्रेस के ऊपर, उस पर मैं जवाब चाहूंगी। विदेशों में जाते हैं कई ऐसे अवांछनीय उद्योगपति हैं जिनके साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के रिश्ते हैं, राहुल गांधी के रिश्ते हैं। क्या कहलाता है ये रिश्ता? जवाब दीजिए इस पर। जी, गुलाम नबी आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी की नई सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। पूरा वक्तव्य दीजिए। 50 साल कांग्रेस पार्टी की सत्ता के साथ गुजारे हैं। 1977 में जो जिनकी जमानत विधानसभा में जब्त हो गई थी, 3 साल राज्यसभा का सांसद रखा, 2 बार लोकसभा लड़ाया, नहीं जीत सकते थे तो महाराष्ट्र से लड़ाया, केंद्रीय मंत्री रखा, मुख्यमंत्री बनाया। अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। जब राहुल गांधी जी 7 फरवरी को ये सवाल पूछते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी श्रीलंका जाते हैं और अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्यों बांग्लादेश जाते हैं और वहां पावर प्रोजेक्ट मिल जाता है, क्यों ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और माइनिंग के प्रोजेक्ट में एसबीआई गारंटर के रूप में सामने आ जाता है, क्यों प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और पेगासस की डील की चर्चा हिंदुस्तान में होने लगती है, क्यों प्रधानमंत्री जी चीन 9 बार चीन का दौरा करते हैं, 18 मुलाकातें चीन के राष्ट्रपति के साथ होती है। आज जब हमारे गृह मंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में हैं तो 3 बार 2017 से लेकर आज तक अरुणाचल प्रदेश का नया नामकरण कर दिया। क्या हो रहा है भूटान में? भूटान में 3 स्थानों पर, एक जगह 5, एक जगह 3, एक जगह 2 गांव बसा लिए चाइना ने। अरुणाचल प्रदेश का भाजपा का एमपी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश में पूरा का पूरा गांव चीन ने बसा लिया, आप मुंह खोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ क्लीन चिट देते हैं। आज सवाल क्या पूछा गया, आप जवाब क्या दे रहे हैं? सर, गुलाम नबी आजाद का सवाल मैंने आपसे पूछा है, वो तो बीजेपी के नेता तो है नहीं, 50 साल जिन्होंने कांग्रेस में गुजारी हो वो सवाल कर रहे हैं। गुलाम नबी के उनके सवालों पर जवाब देना आप। आपके रिश्ते विदेशों में हैं, उनका नाम लेने से आप लोग बचते हैं उद्योगपतियों का, और देश के भीतर आकर अडानी पर सवाल पूछते हैं, वो तो सीधा निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पूछा गुलाम नबी साहब आजाद नाम ले, हमने तो कहा चांग चुंग लिंग और उसका बेटा।
अडानी जी के भाई विनोद अडानी जी के साथ कंपनी के कारोबार में है। इलारा नाम की डूबीएस कंपनी, जिसको स्ट्रेटेजिक एरिया में अडानी जी के साथ पार्टनरशिप में रेडार अपग्रेडेशन का और मिसाइल का काम दिया है, जो भारत की अस्मिता पर सीधा हमला है। हम तो नाम लेकर प्रमाण लेकर कह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो पटकथा लिखी है सिर्फ अडानी जी के भ्रष्टाचार भीषणतम को बचाने, यानी कि आप गुलाम नबी आजाद को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि नाम लेकर बताएं कि कौन से उद्योगपति हैं जिनके राहुल गांधी से विदेशों में अवांछनीय संबंध है। आप यही कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का मुखौटा नहीं बने। गुलाम नबी आजाद साहब ने बरसों कांग्रेस पार्टी में सत्ता को भोगा है, कम से कम सच का साथ आज वो दें। हम प्रामाणिक आरोप लगा रहे हैं अडानी जी पर कि कैसे 20,000 करोड़ रुपए का स्टॉक मैनिपुलेशन के सारे प्रमाण हैं। पूछिए अडानी जी से कि अडानी ग्रीन, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कोरोना के काल में कि आपदा में अवसर ढूंढिए, जब अडानी ग्रीन एनर्जी 6,800 समझ गए मैं आपकी बात। मैं लौटूंगी अभय दुबे जी, आपने जो आरोप लगाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, राहुल गांधी की ओर से भी सीधा लिखा गया है, सच्चाई छिपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? वो कह रहे हैं तू इधर उधर की ना बात कर, सीधे अडानी पर ही जवाब दे। देखिए, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है कि जो ये तथाकथित पैसे आने की बात करते हैं, कांग्रेस किस आधार पे बात करती है? किसी रेगुलेटर ने बताया, किसी स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल एजेंसी ने बताया, किसी एलआईसी ने बताया, या किसी एसबीआई ने बताया? सबने तो कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हां, बताया किसने? हिंडनबर्ग, जो खुद शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन के लिए अपने देश अमेरिका में मुकदमा झेल रही है। अब क्या कहा जाए, उधर वो उनकी फितरत, इधर इनकी फितरत, तो दोनों मौसेरे भाई मिलके झाल बजा रहे हैं, एक साथ समुंदर पार उधर से, एक साथ समुंदर पार इधर से। यहां पर सवाल हम ये कहना चाहते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ अभय जी जो बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के लिए, मतलब अचानक गुलाम नबी आजाद साहब में 50 साल बाद सारी अयोग्यता दिख गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपका वक्तव्य सही है तो कांग्रेस किस आधार पर लोगों को टिकट देती है? कह रहे विधानसभा जीतने की हैसियत नहीं थी, 3-3 बार राज्यसभा दिया, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अभी थे मात्र कुछ महीने पहले तक। तो अभय जी बता दें, क्या अयोग्य नेताओं को आप इतना आगे बढ़ाते हैं? और बढ़ाते हैं तो क्यों आगे बढ़ाते हैं? इसका जवाब चाहिए। या उनकी सारी योग्यता आपको अयोग्यता में नजर आने लगती है जिस दिन एक असुविधाजनक बयान आ जाता है। अब हम एक बात और कहना चाहते हैं, चलिए आज बोला है ना गुलाम नबी आजाद साहब ने, ये बताइए, इससे पहले भी एक बड़े सीनियर नेता थे, गांधी परिवार के बहुत लॉयलिस्ट थे, नटवर सिंह जी, वहां भी एक विदेशी नाम आ गया था, वोल्कर रिपोर्ट 2006, याद है? सद्दाम हुसैन से सीधे तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के पास आए थे, नेता के पास नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास, और नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद नटवर सिंह जी ने वन लाइफ इज नॉट एनफ अपनी किताब में सारा विस्तार से लिखा है। अगर बहुत साहस है कांग्रेस में तो नटवर सिंह जी को चैलेंज कर दें, जाके कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दें कि यह गलत है। मुझे समझ में नहीं आता है ये वोल्कर रिपोर्ट वाले वोल्कर हो, या क्रिश्चियन मिशेल हो, या अगस्ता वेस्टलैंड वाला गाइडो हेस्के हो, या बोफोर्स वाला ओटोवियो क्वाट्रोची हो, या यूनियन कार्बाइड वाला एंडरसन हो, ये विदेश के किसी न किसी बिजनेसमैन के साथ पिछले 30-40 सालों में, एंडरसन वाली घटना तो दिसंबर 84 की है ना, भाजपा 2 सीटों वाली पार्टी थी, आपको याद होना चाहिए अभय जी। मोदी जी और अमित शाह जी का कोई राजनीति में नामो निशान नहीं था, ठीक है। तब से लेके आज तक ये इतने विदेशी नामों के साथ क्या संबंध जुड़ जाता है कांग्रेस के प्रथम परिवार का? जरा इस रहस्य का उद्घाटन कर दीजिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है अभय दुबे जी? इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं सांसद महोदय से एक और सवाल पूछूंगी कि ये जो 5 कांग्रेस के पूर्व नेता हैं, क्या बीजेपी के लिए एक मजबूत औजार बन गए हैं? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन विदेशी उद्योगपतियों के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या कहलाता है? अभय दुबे जी जो सवाल पूछा है जवाब दीजिए उस पर आप। चित्रा जी, राहुल जी ने बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। मैं इस बात पर जाना ही नहीं चाहता कि कैसे आडवाणी जी ने आगाह किया था 2013 में एक चिट्ठी लिखकर कि ये नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी नहीं रही, कुछ लोग निजी हित साधने को पार्टी में आ गए। मोदी जी के लिए चिट्ठी लिखी थी। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा था कि उस विद्यार्थी को क्या नंबर दूं जिसने अपनी कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, अर्थात कोई काम नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि सेबी ने क्यों कोई एक्शन आज तक नहीं लिया, क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बनानी पड़ी?
क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास एक बंद सील बंद लिफाफा लेकर आप पहुंच गए कि हमारी कमेटी से जांच कराइए और सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कि नहीं, हम जांच में पारदर्शिता चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने प्रामाणिक प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है कि क्या कारण था जब कृषि के 3 काले कानून आप ला रहे थे संक्रमण काल के दौरान, महामारी की विभीषिका में, तब अडानी जी की कंपनियां 6000%, 2500%, 1200% की ग्रोथ कर रही थी। और आप ही के गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप ही के गुलाम नबी आजाद जो पहले थे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वो कह रहे हैं ये कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे हैं 5 सालों की करियर के दौरान मैंने तकरीबन हर जगह जाकर देखा है 50% लोग जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती है और 50% लोग जो हवाई चप्पल पहने होते हैं, उनको अडानी मुद्दे से क्या लेना देना। अभय दुबे जी, ये बीजेपी के सवाल नहीं है, ये गुलाम नबी आजाद जी के सवाल हैं। एक काम कीजिए, आप आज तक का 26 फरवरी 2018 का एक रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। प्रामाणिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कहां पर? हाँ। वहीं गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या जाकर और कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया है। ऐसे ही सारे आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा किस मुंह से बोलेंगे? जुलाई में इन्होंने एक बुकलेट निकाली, लुइस बर्जर के केस में अमेरिका में भीषणतम भ्रष्टाचार में फंसे हुए, अगस्त माह में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। शारदा का स्कैम सारा उड़ जाता है। एक लंबी फहरिस्त बताइए ना। जो प्रामाणिकता में गुलाम नबी आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, आपने तो आजाद साहब कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ लिए, लेकिन ऐसा क्यों किया कि जब राहुल गांधी जी यात्रा की 5 सितंबर को पहली देश में 32 हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके तत्काल पहले आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। ठीक है, ये तो छोड़ चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही हैं अभय दुबे जी, जो कांग्रेस पार्टी के भीतर हैं, डीके शिव कुमार आप ही के कर्नाटक के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कर्नाटक में अडानी कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या उनको भी बीजेपी समझा रही है? चित्रा जी, विडंबना देखिए, मूर्धन्य नेता रामविलास पासवान दलित नेता, उनके मरणोपरांत बंगले का सामान बाहर दर बदर की ठोकरें परिवार को खाने के लिए भेजते हैं और नवाज दिया जाता आजाद साहब को बंगले से। अरे डीके शिव कुमार साहब का कहना सही है कि कर्नाटका में 40% का मुद्दा है। वहां पर लिंगायत समाज के मठ मंदिर आरोप लगा रहे हैं कि हम तक से 30% चंदा मांग रहे हैं। वहां पर जो संतोष पाटिल है, जिसने आत्महत्या कर ली, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, लेता है, वो आत्महत्या कर लेता है, कहता है 40% प्रधानमंत्री जी मुझसे सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए, कर्नाटक मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल पूछे हैं 40% कमीशन वाली बात कहकर, और सवाल यह भी है सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आप लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व कांग्रेसी नेता हैं वो बीजेपी के लिए औजार बन गए हैं, अब उन्हीं का इस्तेमाल करो और उन्हीं से मुद्दे निकलवाओ? सुधांशु जी देखिए, वास्तविकता यह है कि झूठ के पांव नहीं होते, ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर उक्ति चरितार्थ हो रही है। केवल झूठे तथ्यों के आधार के ऊपर आप एक फॉल्सिफिकेशन क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके ही अपने आधार से कट रहा। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन्होंने जो बोला, ये बताइए, जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लिखी, केवल उससे शेयर नीचे नहीं आते, क्योंकि हिंडनबर्ग के ऊपर क्यों अमेरिका में प्रतिबंध लगा? वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है। दर्शकों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, शॉर्ट टर्म सेलिंग ये होती है कि शेयर मार्केट में एक रूल होता है कि हमने आज पैसे लगाए, 100 रुपए का शेयर है, मगर हम पेमेंट 1 हफ्ते बाद करेंगे आज के रेट पे। अगर 1 हफ्ते बाद 100 का शेयर 120 का हो गया तो 20 रुपए का कंपनी को फायदा हुआ, क्योंकि कंपनी को सिर्फ 100 रुपए देने पड़े। पर अगर शेयर 50 का हो गया तो कंपनी को 50 का नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी को 100 देने पड़े। हिंडनबर्ग ने, पूछिए इनसे, अडानी के शेयर खरीदे कि नहीं, और खरीदने के बाद रिपोर्ट लिखी कि नहीं, और एक रिपोर्ट छपने से शेयर मार्केट धड़ाम से नहीं गिरता। अगर विपक्ष ने इतना हल्ला नहीं मचाया होता, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा और हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए कमाए शॉर्ट टर्म सेलिंग से। अब तो सवाल यह है, अगर इनकी हिम्मत है तो ये जांच करवाएं कि वो हालात किसने पैदा किए कि हिंडनबर्ग करोड़ों रुपए कमाए, जिसके लिए यूएस कोर्ट ने अब उस पर रोक लगा दी है कि वो किसी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक नहीं कई कंपनियों के साथ ये खेल किया। तो मान्यवर, जो खुद धांधली के आरोप में अमेरिकन कोर्ट में चल रहा है, जिसपे मुकदमा, वही आपको सबसे बड़ा सत्य हरिश्चंद्र नजर आता है। किसके ऊपर? सेबी के ऊपर, एसबीआई के ऊपर, एलआईसी के ऊपर। खैर, क्या एक लाइन में सुधांशु जी, क्या आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग और कांग्रेस में साठगांठ थी? भारत की जुडिशरी पर विश्वास, आपकी बातों से तो ये लग रहा है।
भाई मैं एक लाइन और पूरा कर दूं। मैंने इतने आपको उदाहरण दिए पिछले 38 सालों के 40 सालों में 6 से अधिक विदेशियों के साथ कांग्रेस के संबंध से। कांग्रेस एक उदाहरण बताए जब किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला हो। ठीक है, विदेशी कंपनियों के पक्ष में मैं 6 उदाहरण बता सकता हूं। यूनियन कार्बाइड 1984 से लेके, बोफोर्स से लेके, हॉबिट्जर से लेके, अगस्ता वेस्टलैंड से लेके, बीबीसी से लेके, हिंडनबर्ग तक। ठीक है, ये बताइए कौन सी मोहब्बत है आपकी कि विदेशी कंपनी के खिलाफ कभी नहीं। हमारे ऊपर तो आरोप था स्वदेशी वालों होने के नाते कि हम विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे। 77 में आए थे तो कोका कोला बाहर कर दिया था। ठीक है, पेप्सी को जब आए तो लहर लिखवाए थे, लोगों को याद होगा लहर पेप्सी होता था। मगर ये बता जरा अभय दुबे जी, किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ आज तक कोई मुद्दा? अभय दुबे जी 2 लाइन में जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों के पास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सलमान जी पूछिए ना, 9 साल से सरकार है, टेलीविजन पर आरोप लगाएंगे। जब इन्होंने मांग की कि जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए, हमने किया। बोफोर्स में क्लोजर इनकी सरकार की समय सीबीआई ने फाइल किया, हमने नहीं किया। आज हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुपचाप लिफाफा लेकर गए, तो उसके प्रामाणिक आरोप है। अरे शॉर्ट सेलर शॉर्ट सेलिंग करता है, लेकिन जो उन्होंने प्रामाणिक रूप से दस्तावेज डाले हैं उसका जवाब दीजिए। अडानी जी की कंपनी ने 400 पन्नों का रिप्लाई फाइल किया। क्या किया कि विनोद अडानी का हमारी कंपनी से कोई सरोकार नहीं। हमने यही पूछा कि उस स्टॉक मैनिपुलेशन में कौन है चांग चुंग लिंग का बेटा, जो उनके साथ साझेदारी रखता है विनोद अडानी से। क्या विनोद अडानी का गौतम अडानी से कोई रिश्ता नहीं है? ये देश को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी के सामने तथ्य सामने आ जाएंगे, बशर्ते कि आपने वो काम नहीं किया जो पेगासिस के समय किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेगासिस के निर्णय में कि सरकार ने हमारी अपेक्षित सहयोग नहीं किया, नहीं तो परिणाम कुछ और होते। सुधांशु त्रिवेदी जी याद रखिएगा, आप इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। ये भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। ठीक है सुधांशु जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन 2 और मेहमान बहुत देर से इंतजार में हैं। जल्दी जल्दी एक एक उनकी भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। सलमान निजामी जी, क्या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद? और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जब अडानी का मुद्दा उठाते हैं राहुल गांधी, उसी समय आ जाते हैं बचाव करने के लिए कि अडानी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं उस वक्त एक खिलौनों के साथ खेल रहे होंगे जब गुलाम नबी आजाद साहब पंजाब में राजीव गांधी जी की कैबिनेट से इस्तीफा देके वहां जाते हैं, जिम्मेदारी सौंपी जाती है उनको, और वहां आतंकवाद का मुकाबला करके कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं। फिर कश्मीर में आतंकवादी हमले उन पे हुए 30 से ज्यादा, और फिर वहां कश्मीर में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये लोग जो हैं, कोई ओएसडी रहा है, कोई क्लर्क रहा है, इनको कांग्रेस की जो सेक्रीफाइस जो गुलाम नबी आजाद साहब ने, कपिल सिब्बल साहब ने और बाकी जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने दी है, इनको क्या मालूम है? इन्होंने चापलूसी करनी है। दूसरा, सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब की बात नहीं है, कल शरद पवार जी ने भी कहा कि देश में और भी मुद्दे हैं। आपने पहले चौकीदार चोर कहा, अंबानी चोर कहा, अरे क्या हुआ? फिर भी आप हार गए। आप उन मुद्दों को उठाइए जो लोग जो है चाहते हैं। जमीनी हालत देखिए, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी मुद्दे हैं। और आज गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या बात की? क्या आपको लगा कि आप बाकी भाषा बोल रहे हैं? गुलाम नबी आजाद साहब ने नेहरू जी की तारीफ की, बोला नेहरू जी ने काम किया और कांग्रेस को जिताया। इंदिरा गांधी जी ने काम किया, मेहनत की, कांग्रेस को जिताया। सोनिया गांधी जी ने काम किया, मेहनत की, राजीव गांधी जी ने काम किया, मेहनत किया और कांग्रेस को जिताया। आजाद साहब को मंत्री बनाया। मेहनत, आप रिवार्ड उसी को देंगे ना जिसने मेहनत की। अब राहुल गांधी जी फेल पे फेल हो रहे हैं। आप कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उन पे? आप बताइए। आप कह रहे हैं हमारा कोई संबंध नहीं है। आजाद साहब ने सिर्फ ये कहा कि मेरा तो कोई संबंध नहीं। चुका रहे हैं वो क्या चीज, और चापलूसी करने में व्यस्त हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है। चापलूसी की हम तो इनको आईना दिखा रहे हैं कि साहब आप 8 सालों में 30 स्टेटें हार गए। नागालैंड में चुनाव था, 2 और राज्यों में चुनाव था, आप गुलमर्ग में बर्फ के मजे ले रहे थे। हम आपको आईना दिखा रहे हैं। और अभी भी दर्द है आजाद साहब के दिल में कि मैंने इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया है, राजीव गांधी जी का। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस की यह हालत हो कि कांग्रेस पूरे देश में खत्म हो जाए। अगर वो भाजपा की भाषा है तो आजाद साहब ने अपनी किताब में नेहरू की तारीफ नहीं की। अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं अडानी मुद्दा ही नहीं है। तो देखिए, वो तो इनके फेल हो रहे हैं ना। देखिए, जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर ये हार रहे हैं। अब वो मुद्दे उठाइए। हमने तो नहीं कहा, जब कर्नाटका की पूरी कांग्रेस लीडरशिप कह रही है कि आप लोकल इश्यूज उठाइए। कब तक अडानी? अब आप कहते हैं अडानी। यहां रॉबर्ट वाड्रा के साथ फोटो अडानी का है, तो क्या ये मिले नहीं है उनके साथ? आप दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते हैं। आप देखिए ना कि आपके घर भी तो कांच के हैं। कब तक आप ये पॉलिटिक्स करेंगे? जब आप एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं राहुल गांधी पे, वो फेल हो रहे हैं। ये मुद्दा नहीं चलेगा ना विधानसभा चुनाव में चलेगा, ना 2024 में चलेगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने देश को चलाया है
गुलाम नबी आजाद साहब हैं, शरद पवार जी हैं, कांग्रेस के अपने जो कर्नाटका के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई कब तक देखिए आप ये पब्लिसिटी के लिए, आप ये पीआर के लिए एक ही मुद्दे को पकड़ के रहे। ठीक है, आपके खुद भी भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों का पैसा कहां से आया? अभय दुबे जी, मैं आऊंगी आपके पास। आशुतोष वर्मा जी की भी एक टिप्पणी ले। आशुतोष वर्मा जी, ये अडानी के मुद्दे पर न विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के भी पूर्ववर्ती नेताओं ने बिल्कुल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा हुआ है। फिर अडानी से क्या फायदा मिलेगा विपक्षी नेताओं को, जो लोग एक साथ इस मुद्दे पर नजर भी आ रहे हैं? जनता में ये असर करेगा क्या? देखिए चित्रा जी, अडानी का मुद्दा खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि राज्यों के चुनाव में राज्यों के मुद्दे अहम होते हैं। जो अडानी का मुद्दा है वो किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है या चुनाव में जाने वाले राज्य का मुद्दा नहीं है। इस देश का एक हफ्ते के अंदर 1,20,000 करोड़ रुपए खत्म हो जाता है तो मुद्दा है। मुद्दा जरूर होता है कि इस देश में एक बहुत बड़ी खाई अमीरों और गरीबों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में खड़ी कर दी है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, अभी एक रिपोर्ट है कि जिसमें देश के 50% नीचे के लोग वो देश का 64% जीएसटी दे रहे हैं और ऊपर में बैठे हुए लोग सिर्फ मात्र 4% जीएसटी दे रहे हैं। ये खतरनाक है। ये देश में जो बढ़ती हुई खाई है अमीरी और गरीबी की, ये खतरनाक है। ये समझना चाहिए कि एक आदमी की इनकम एक साल में 46% कैसे बढ़ सकती है। ये अडानी हो सकता है या फिर अमित शाह का बेटा हो सकता है कि 5 साल में 80 लाख से 120 करोड़ बन जाए। और कौन हो सकता है? क्या सवाल नहीं करी जाएगी इस पे? और गुलाम नबी आजाद दी, शरद पवार जी, मुझे लग रहा है मौजूदा जितने भी विपक्षी नेता हैं, जो टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा सर्वमान्य विपक्षी नेताओं में से एक होंगे, शरद पवार का नाम उनमें से एक आता है। शरद पवार ने भी तो उस मुद्दे को मुद्दा नहीं माना है ना। फिर विपक्षी एकता की पोल नहीं खुल रही है क्या? नहीं, तो कह रहे हैं ये मुद्दे कहां असर करेंगे आम जनता के भीतर? इन्होंने ये सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि उसको मिसकोट किया जा रहा है। शरद पवार जी ने बहुत साफ तरीके से कहा है कि जो जेपीसी की मांग है, इसमें एक बात यह है कि 50% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा के सांसद होंगे। बिल्कुल। तो जो असली सच है उसमें नहीं आ पाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, क्यों की जा रही है? हाँ, जेपीसी की मांग क्यों करी जा रही है, ये बहुत जरूरी है। जेपीसी की मांग तब भी की गई थी जब बोफोर्स घोटाला था, लेकिन जेपीसी में तो कुछ नहीं निकल के आया। लेकिन ये प्रूव हो गया कि गड़बड़ी हो रही है। जेपीसी के पास वो ताकत होती है जो किसी भी वरिष्ठतम से वरिष्ठतम व्यक्ति से वो सारे दस्तावेज निकाल के बाहर कर सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। सर, केवल दस्तावेज निकालने के लिए जेपीसी की मांग की जा रही है क्या? असलियत आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी असलियत तो नहीं लाने देगी, लेकिन जनता को पता चलना चाहिए कि दस्तावेजों में कहां गड़बड़ी हुई है। क्योंकि इस देश का पैसा डूबा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल पैसा नहीं था। हम टैक्स पेयर्स का पैसा था जिसमें एक आदमी 46% अपनी झूठी कमाई बढ़ा के विश्व में नंबर 1 बनने की ख्वाब देखता है और अपने पर्सनल प्लेन पे किसी को घुमा रहा है। ये शर्मनाक है और इसको कंडेम करना चाहिए हर जगह। ठीक है, इस पर सुधांशु जी जवाब देंगे। अभय दुबे जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अभय दुबे जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से ज्यादा भरोसा जेपीसी पर है, इसलिए कुछ भी हो जाए जेपीसी कम से कमतर कुछ भी मंजूर नहीं है? अभय दुबे जी। चित्रा जी, संक्षिप्त में 3 प्रश्नों के जवाब देता हूं। आपने सलमान भाई को सुना होगा, पूरा का पूरा उनका बयान सत्ता के इर्द गिर्द था, जिस प्रकार गुलाम नबी आजाद साहब के सारे बयान सत्ता के इर्द गिर्द हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हुआ क्या है, जो पवार साहब ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा खड़ा किया है वो अडानी जी से जुड़ा हुआ है। अगर एक आदमी 12 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर ले, 609 नंबर का जो उद्योगपति विश्व का अमीर हो 2 नंबर का बन जाए, उससे देश को क्या नुकसान होता है जानती हैं आप? उससे नुकसान ये होता है कि 6 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन सकते थे। 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिल सकता था। 10 करोड़ 59 लाख छोटे और मझेलों किसानों का जो कर्जा है 10 लाख 59 हजार करोड़ रुपए का, वो पूरा का पूरा माफ हो सकता था। तो जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं ना, महामारी की विभीषिका में यही तो हुआ। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। इसी की लड़ाई देश आज लड़ रहा है। राहुल गांधी जी वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है कि डीआरआई ने 2016 में तो शरद पवार जी ने गलत बयानी की, इसका मतलब तो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट आपकी सरकारों ने भी तो दिया है। अभय दुबे जी, शरद पवार ने क्या गलत बयानी की है कांग्रेस के मुताबिक? चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी बोलिए सर, आप ही से सवाल था। हाँ,
नहीं चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जी ने यह अप्रामाणिक आरोप लगाया कि इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी जी ने कोल मंगाया, जहां पे हमारे उपभोक्ताओं को उसका भार पड़ा। 2016 में केस डीआरआई ने रजिस्टर किया, आज 23 हो गया, क्या हुआ? राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। 6 एयरपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विरोध के बाद, नीति आयोग के विरोध के बाद, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट था 2008, उसको वायलेट करके आपने दे दिए। तो ये प्रश्न कहां अप्रासंगिक है? ये देश के सवाल हैं। हाँ। लेकिन ये जो धन्ना सेठों को पोषित करने की मनोवृत्ति है अवैधानिक तरीके से, तो ये जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री अडानी को लेकर जा रहे हैं, वहां पर कामकाज कर रहे हैं, वो कौन से धन्ना सेठ को खुश करने की कोशिश है? इस सवाल का जवाब अभय दुबे जी दे दीजिएगा। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बता रहे हैं कि इतने प्रधानमंत्री आवास बन जाते, इतने शौचालय और भी तमाम कामकाज हो जाते, 20,000 करोड़ रुपए को लेकर अगर वो देश के भीतर सही तरीके से रहता तो लोगों के सामने रहता। सुधांशु जी, देखिए, ऐसे बचकाने तर्क कांग्रेस पार्टी को देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू का असेसमेंट है शेयर मार्केट होता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये से आम आदमी कह रहे इतने ये बन जाते, ये बताइए एक हफ्ते में 5 लाख करोड़ का घाटा हुआ कि नहीं? एक हफ्ते में 5 लाख करोड़ रुपए गए कि नहीं? क्या 5 लाख करोड़ खर्च हो सकते हैं किसी से एक हफ्ते में? जी नहीं। वो नोशनल वैल्यू होती है शेयर की, जो एक स्टेज में ये थी, एक हफ्ते के बाद यहां आ गई, और इसके आधार पर तय होता है कि इतना मुनाफा हुआ, इतना फायदा। उसको आप वास्तविक पैसे के साथ और एसेट्स के साथ जोड़ने की बात करें, यह बहुत बचकानी बात है। शेयर मार्केट में पैसे की वैल्यू और जमीन पे एसेट की वैल्यू, दोनों के असेसमेंट में जमीन आसमान का अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या राहुल गांधी का प्रभाव आ गया है कि कांग्रेस के लोग ऐसे विचित्र प्रकार के बयान देने लगे हैं। तो इस पे अब एक और बात कहना चाहता हूं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर हम आपसे पुनः पुनः वही स्पष्ट रूप से जवाब पूछना चाह रहे हैं। देखिए, आशुतोष वर्मा जी क्या बोले, ये भी कहे कि हां जेपीसी में सही निर्णय नहीं होगा, मगर जेपीसी होनी भी चाहिए। हाँ। अद्भुत तर्क है ना। अब एक तरफ कह रहे हैं कि साहब वो प्राइवेट प्लेन उतरता है, तो मैं पूछना चाहता हूं, उनके नेता ने सेफाई में जो एयर स्ट्रिप बनाई थी, वहां वो चार्टर्ड प्लेन नहीं उतरना था, तो क्या कोई एयर इंडिया की सर्विस फ्लाइट जाती थी क्या? या कोई एयर एशिया की सर्विस फ्लाइट जाती थी या विदेश की सर्विस फ्लाइट उतरती थी? उसमें किसके जहाज में बैठ के जाते थे? कोई अपना जहाज खरीदे हुए थे? देखिए, इस ढंग के जब निरर्थक निराधार तर्क विपक्ष के लोग देने लगे और उनके सामने यथार्थ में कोई जवाब ना हो, हाँ। मैं पुनः पूछ रहा हूं, 20,000 करोड़ का आधार क्या है? आधार बताइए ना। बोलिए। आधार सिर्फ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हाँ। जो खुद अपने यहां प्रोसीडिंग फेस कर रहा है। इसीलिए शरद पवार जी ने, आप देखिए, एक लाइन और कह दूं, राजनीतिक उत्तर दे दूं। अरे भाई, आपके छोटे मोटे नेता नहीं कह रहे हैं। शरद पवार जी टॉलेस्ट लीडर हैं इस समय, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब पूर्व मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, किरण कुमार रेड्डी जी आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री अभी छोड़ के गए, और इससे पहले आपके कितने लोग पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ गए? मुझे समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति एक बार भी मंत्री नहीं रहा, वो सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के विजडम के ऊपर, विवेक के ऊपर आकर कुछ भी बोलने लगते हैं। शायद ये इतना सच्चा पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए लगातार गच्चा खाते जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स। अभय दुबे जी, यही बात है क्या? और गुलाम नबी साहब ये भी कह रहे हैं, हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने जोड़ा है कि अनुभवहीन चापलूसों की जो मंडली है वही इस वक्त में कांग्रेस में कामकाज कर रही है, बड़े नेताओं की सुनी नहीं जा रही। चित्रा जी, देखिए, रेड्डी जी हो, गुलाम नबी आजाद साहब हो, इनका बयान शरद पवार जी के बयान से बिल्कुल अलग है। जेपीसी क्यों? आज समूचे देश को सुनना चाहिए कि जेपीसी की अनिवार्यता क्यों है। आप याद रखिए देश के लोगों, पेगासिस के निर्णय में सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था? ये कहा कि हमको सरकार ने अपेक्षित मदद नहीं की, नहीं तो हमारी कमेटी की जांच जो समिति बनी थी उसकी अपेक्षित मदद की होती तो परिणाम कुछ और होते। क्या ये बात सही नहीं है कि राफेल के केस में लिखा सरकार अदालत ने कि हमारे पास सीमित अधिकार हैं? तो क्या असीमित अधिकार जेपीसी के पास नहीं? क्यों बार बार जेपीसी की बात कर रहे हैं? इतने पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्यों उतारना पड़ रहा है जेपीसी के खिलाफ? यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेपीसी समन कर सकती है, जेपीसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगा सकती है, जेपीसी अधिकारियों को बुलाकर तलब करके दस्तावेज आपकी बात पर अपने पास ले सकती है। तो यही कारण है कि ये जेपीसी की मांग से भाग रहे। नहीं तो क्या
अगर जेपीसी इतनी अप्रासंगिक है तो एक क्षण में स्वीकार कर ली जाती, क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? क्योंकि ये पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। ये प्रामाणिक आरोप लगाए गए हैं। मुझे बताइए जितने नाम, चलिए हिडनबर्ग को आपने शॉर्ट सेलर मानकर दरकिनार कर दिया, लेकिन जिन कंपनियों के नाम है, शेल कंपनी जो मॉरिशस में है, जो टैक्स हेवन्स में, यूएई में है, वो साइप्रस में है, वो प्रमाण दीजिए कि 40-40 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी का कोई। वही सवाल आप दोहरा रहे हैं। सुधांशु जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए। अडानी समूह की ओर से भी जवाब आया है, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आजकल कांग्रेस पार्टी का टेप अटक गया है, तो वो बार बार वही बोलते रहते हैं। तो मैं पुनः आपको स्पष्ट किए दे रहा हूं। आपने कहा जेपीसी की मांग, तो मैं कहना चाहता हूं भारत की पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त किस अधिकार के तहत किसी विदेशी कंपनी को बुला सकती है सुनवाई के लिए? जो विदेशी कंपनी भारत में काम न कर रही हो, भारत में काम कर रही हो तो उसे अधिकार है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये शेल कंपनी, इतने, ये सब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पे है ना। हिंडनबर्ग को किस क्लॉज के तहत भारत की जेपीसी के सामने लाया जा सकता है, मुझे बता दे कांग्रेस के लोग, तो मैं इनकी बात पे विचार करने को तैयार हूं। और एक और बात है, आपने कहा आपको पता है कि बोफोर्स में भी तो एक जेपीसी गठित हुई थी, कौन था उसका चेयरमैन? क्या हमारे विपक्ष के किसी व्यक्ति को याद है? मैं पूछना चाहता हूं, नाम बता दें। नाम नहीं पता है तो मैं बताता हूं। वी शंकरानंद थे, सब कुछ क्लीन चिट कर दी गई, मगर जब हम लोग की सरकार आई और जांच हुई तो वो ओटावियो क्वाट्रोची का बैंक अकाउंट और उसमें पैसा तक निकल आया था। ठीक है, जो जेपीसी में सब फिनिश, कुछ नहीं, बोफोर्स में कुछ था ही नहीं। मगर वो तो अफसोस 2009 में यूपीए 1 सरकार के आखिरी समय में अर्जेंटीना में ओटावियो क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस ही नहीं खारिज किया गया। जैसे नोटिस खारिज हुआ, चूंकि अर्जेंटीना से हमारी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, तत्काल पैसा ओटावियो क्वाट्रोची के अकाउंट में दे दिया गया। मतलब यह इतनी मजेदार बात है कि कोई गाड़ी चुरा के भागा है और किसी पुलिस नाके से निकल गया, तो पुलिस का काम है कि अगले नाके पे इन्फॉर्म करे कि उसको पकड़ा जाए, मगर यहां कह दिया जाएगा अब इस नाके से निकल गया तो गाड़ी के कागजात उसको सौंप दिए जाए। ऐसा धन्य कार्य किया था और वो जेपीसी ने उसको क्लीन चिट दे रखी थी। इसलिए मेरा मानना है जेपीसी की बात हो या जेपीसी के द्वारा हिंडनबर्ग को बुलाने की बात, ये कांग्रेस के बचकानेपन से अधिक और कुछ नहीं है। इसीलिए इतने वरिष्ठ मूर्धन्य नेताओं को जो इनकी पार्टी के रहे, उन पर भी अनाप शनाप आरोप लेके हमारे ऊपर, मतलब जो आपका युवा से लेके बुजुर्ग तक जो खिलाफ में बोल दे वो आरएसएस बीजेपी का एजेंट हो गया। ये मान्यवर, ये मोदिया बिंदु हो गया है। आपको जैसे मोतिया बिंदु होता है ना, वैसे मोदिया बिंदु आंखों पे चढ़ गया है कि अपने और पराये का भेद भी खत्म हो गया। वो कह रहे हैं मोदिया बिंदु हो गया है अभय दुबे जी। और हिंडनबर्ग को बुलाया जा सकता है क्या जेपीसी की ओर से? जल्दी से इस पे जवाब दीजिए, उसके बाद विवाद पर अडानी ग्रुप का जो पक्ष है वो भी रखेंगे देश के सामने। चित्रा जी, जरूरत ही नहीं है हिंडनबर्ग को बुलाने की। बुलाइए अडानी जी को, पूछिए विनोद अडानी और चीन का चांग चुंग लिंग के बेटे के साथ क्या संबंध है। पूछिए जो मोदिया बिंद की बात कर रहे हैं, मेहुल भाई भूल गए? अरे विजय माल्या को तो लुकआउट का नोटिस रिवोक करके भगा दिया आपने प्लेन में उसको। मेहुल भाई को नागरिकता दिलवा दी एंटीगुआ की, हमको पता ही नहीं। अरे कोई लुकआउट का नोटिस नहीं था, सरासर झूठ मत बोलिए। एक नोटिस नहीं था आपकी सरकार आने से पहले, बीच में मुझे बोलना पड़ रहा है। यहाँ से जो रीजनल ऑफिस था एमईए का, उसने क्लीन चिट दी जब नागरिकता मिली। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी एंटीगुआ के प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये सारे नीरव भाई, मेहुल भाई, संदेशरा बंधु, चलिए ठीक है, बाकी लोगों से भी जल्दी जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ वरना रह जाएगा। सलमान निजामी जी स्टूडियो में है, आशुतोष जी फौरन आ रही हूँ। सलमान निजामी जी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर 2024 में कोई माइलेज ले पाएगी? क्योंकि 24 के चुनाव के मद्देनजर ये सब कुछ है। कांग्रेस को खुद उठने की जरूरत है। पहले कांग्रेस डूब चुकी है। जो ये कंप्यूटर बॉय जो हमने एक इनको लकब दिया है, ये कमरे में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीन पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो मुद्दे नहीं। भारत जोड़ो यात्रा हुआ तो क्या हुआ? पंजाब खाली हो गया, जहां जहां गए वहां खाली हो गए, लोग चले गए आपका साथ छोड़ के। तो ये जो आप एक्सरसाइज करते हैं वो जो है फटाइल एक्सरसाइज है। आप नए लोगों को मौका दीजिए। आप कब तक एक ही व्यक्ति पे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? कितना पैसा उन पे लुटाएंगे? अरे वो फेल हो रहे हैं। आशुतोष जी जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। आशुतोष वर्मा जी।
पार्टी के पास अब वही चारा रह गया है कि जो कांग्रेस पार्टी में जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको अपनी तरफ आकर्षित करके और एक बॉक्स की तरीके से यूज करना चाहते हैं, एक बॉक्स बनाने के लिए। गुलाम नबी आजाद ने भी वही किया। मुझे लगता है कि उनकी राजनीति में ये गलत निर्णय है कि अगर आप इतने बड़े कद के नेता हैं और 50 साल आपने जहां सब कुछ लिया है, एक राज्यसभा सीट ना मिलने पे आप इस तरीके से भाषा बोलेंगे, राजनीतिक जीवन में अरे हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन अडानी ग्रुप से जो सफाई सामने आई है, जल्दी से 2-4 लाइनें उसकी मैं बता देती हूँ। हम जल्दी से वो ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं। विवाद पर अडानी ग्रुप ने कहा है कि आरोप गलत है। 18 जनवरी 23 जनवरी को पूरा पक्ष रखा है। $2 अरब फंड के लिए हिस्सेदारी बेची थी। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% शेयर बेचे गए थे। फ्रांस के टोटल एनर्जी को शेयर बेचे गए थे। अक्टूबर 2019 में $70 करोड़ फंड रेज किया। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के 37.4% शेयर बेचे थे। जुटाए गए फंड्स का पुनर्निवेश किया गया था। आगे वो कहते हैं अडानी पार्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, SEZ में निवेश किया गया। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर लिमिटेड में भी निवेश हुआ। सेकेंडरी सेल से मिले फंड का भी इस्तेमाल किया गया। शेयर होल्डर लोन सिक्योरिटीज से AGLE में हिस्सेदारी बनी। जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। अडानी ग्रुप अपनी इन लाइनों के जरिए यही कहता हुआ नजर आ रहा है। अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी अब खुद ही घिरते दिख रहे हैं क्या? ये सवाल आज हमने दंगल में पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 81% लोगों का जवाब हाँ में है, 19% लोगों का जवाब नहीं में है। अब आगे इस मुद्दे को राहुल गांधी और किस तरह से लेकर जाएंगे, कहां तक पहुंचेगा ये मामला, जनता पर इसका असर होगा क्या, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।